अस्सलाम वालेकुम बेटा। रिडॉक्स रिएक्शन का जो चैप्टर था वो हमने स्टार्ट किया था और उसमें जो है हमने कर लिया था ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना, ऑक्सीडेशन रिडक्शन की डेफिनेशंस देखी थी, एंड देन वी हैव सीन सम रूल्स, सम शॉर्टकट्स टू फाइंड हाउ वेदर द रिएक्शन इज रिडक्शन या ऑक्सीडेशन या इट्स अ रिडॉक्स रिएक्शन। तो उसके बाद जो है अब हम इसको आगे प्रोसीड करते हैं और अब हमारे पास जो चीज़ आ रही दैट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स। ये क्या चीज़ें होती हैं इनको ज़रा गौर से देखते हैं। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है, एजेंट का मतलब होता है हेल्पिंग स्पीशी। ऐसी कोई चीज़ जो किसी काम में हेल्प करती है उसे हम कहते हैं एजेंट। फॉर एग्जांपल पासपोर्ट एजेंट जो है वो पासपोर्ट बनाने में हेल्प करता है, ट्रैवल एजेंट जो है आपकी ट्रैवलिंग में हेल्प करता है। इस तरीके से ऐसी कोई चीज़ जो ऑक्सीडेशन में हेल्प करे उसे हम कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब अगर आप इसको एक टर्म में पक्का कर लेंगे, कंफर्म कर लेंगे, तो फिर बहुत आसानी हो जाएगी। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है आपको देखना है कि ये चीज़ों को ऑक्सीडाइज करवाता है। अगर आप इसको इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन कर ले तो फिर अच्छा हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं जो हूं इससे अगर इलेक्ट्रॉन छीन लेता हूं तो ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा। देखिए इलेक्ट्रॉन का लॉस जो है दैट इज ऑक्सीडेशन। अगर मैं इससे इलेक्ट्रॉन छीन लूं तो मेरा नाम हो जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो आपको इस तरीके से याद रखना है कि ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर में सबसे अच्छे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन से होते हैं? नॉन मेटल्स। तो नॉन मेटल्स एक्चुअली दे गेन इलेक्ट्रॉन। तो सबसे अच्छे जो है हमारे पास जो आते हैं एक्सेप्टर इलेक्ट्रॉन्स के, वो नॉन मेटल्स होते हैं। तो हमें अगर इस तरीके से याद कर लेंगे तो फिर जो है काफी आसानी हो जाएगी। इस तरीके से रिड्यूसिंग एजेंट जो है लोगों को रिडक्शन में हेल्प करता है। फॉर एग्जांपल इसी पेन को अगर मैं इलेक्ट्रॉन दे दूं, प्रोवाइड कर दूं, तो इट गेट रिड्यूस्ड, इट विल गेन इलेक्ट्रॉन, इट गेट रिड्यूस्ड। तो अगर मैं इलेक्ट्रॉन दे रहा हूं इसको तो मैं रिड्यूसिंग एजेंट। तो रिड्यूसिंग एजेंट क्या करता है, एक्चुअली इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करता है। तो मैं यहाँ पर इसी को इस तरीके से यहाँ पर आ जाते हैं और इसको अगर हम हाईलाइट करते हैं तो रिड्यूसिंग एजेंट जो है ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स डोनर। तो इलेक्ट्रॉन्स डोनर कौन से होते हैं? हमारे पास मेटल्स होते हैं। तो मेटल्स आर एक्चुअली इलेक्ट्रॉन डोनर। तो हम इसको रिड्यूसिंग एजेंट भी कह सकते हैं। तो ऑल मेटल्स आर रिड्यूसिंग एजेंट एंड ऑल नॉन मेटल्स आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये भी बात कर सकते हैं। टू गेट ऑक्सीडाइज्ड या टू गेट रिड्यूस, किसी चीज को ऑक्सीडाइज करना, रिड्यूस करना, तो उसमें जो है करना क्या होता है, अगर आपके पास फॉर एग्जांपल एक कंटेनर है और आप उसमें जो है चेक करना है कि इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट प्रेजेंट है या रिड्यूसिंग एजेंट प्रेजेंट है या कोई चीज ऑक्सीडाइज हो सकती है रिड्यूसिंग, तो हम उसमें ऐड करते हैं किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। फॉर एग्जांपल रिड्यूसिंग एजेंट आपको चेक करना, तो आपके पास एक कंटेनर है, बीकर है, और उस बीकर में जो है लेट्स से मेरे पास जो है इस तरीके से यहाँ पर एक कंटेनर है, इसमें एक सोल्यूशन है। अब मुझे चेक करना है कि इसमें अगर मैं कोई रिड्यूसिंग एजेंट ऐड करता हूं, अब ये रिड्यूसिंग एजेंट जो है जाके मुझे बता तो नहीं सकता कि क्या रिएक्शन हुआ या नहीं हुआ। तो इसके लिए रिड्यूसिंग एजेंट जो है मैं चाहता हूं कि इसका कोई कलर चेंज हो। कलर चेंज से मुझे पता चल जाएगा कि हाँ ये काम हुआ या नहीं हुआ। तो हम जो रिड्यूसिंग एजेंट या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो यूज करते हैं वो नॉर्मली वो यूज करते हैं जिनके कलर्स होते हैं। तो अगर ये काम कर लेगा तो इसका कलर चेंज होता है, तो हमें बड़े आराम से पता चल जाएगा कि हाँ ये रिएक्शन हो गया है। और अगर कलर चेंज नहीं होता तो वी विल बी अनएबल टू से वेदर द रिएक्शन हैज टेकन प्लेस और नॉट। तो इसलिए जो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में भी और रिड्यूसिंग एजेंट में भी हम यूज करते हैं किनको, ऐसी सब्सटेंसेस को जो कलर चेंज शो करते हैं। आते हैं यहाँ पर हम। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, अ केमिकल सब्सटेंस व्हिच हेल्प इन ऑक्सीडेशन। अब ये दूसरों को तो ऑक्सीडाइज कर देगा, मतलब उनसे इलेक्ट्रॉन छीन लेगा, और खुद क्या हो जाएगा, खुद रिड्यूस हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं किसी से इलेक्ट्रॉन छीन लेता हूं, मैं इससे पेन से इलेक्ट्रॉन छीन लेता हूं, तो ये तो ऑक्सीडाइज हो गया, लेकिन मैं खुद क्या हो जाऊंगा, रिड्यूस हो जाऊंगा। ठीक है, तो इसे कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक्चुअली इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, ये बात हमने पहले कर दी। तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं, हेल्प एलिमेंट टू लूज द इलेक्ट्रॉन, तो उसमें हेल्प करते हैं। देयर आर टू ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन आवर सिलेबस, और उनका नाम भी पता होना चाहिए, कलर चेंज भी पता होना चाहिए। इसको जो है बड़ा इंपॉर्टेंट था, आप लोगों ने इसको जो है ओ लेवल्स में भी किया था इसको। ये वही दोनों ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं। अच्छा, अब इसमें हमारे पास जो हमें जो चीज मेमोराइज करनी है, जो चीज याद रखनी है, नंबर 1 कि वो है पोटेशियम मैंगनेट। ठीक है, अगर आपने इसके साथ ये 7 नहीं लिखा तब भी आपका मार्क कट जाता है। पोटेशियम मैंगनेट के साथ इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट मेंशन करना, ये इसका फार्मूला है। और एसिडिफाइड का टर्म जो है ये भी यूज करना है। ये क्यों यूज करना है ये हम आपको आगे चल के बताएंगे, जब हाफ सेल फुल सेल लिखेंगे इक्वेशन, तो उसमें आपको पता चलेगा कि एसिडिफाइड का टर्म क्यों यूज करना होता है। ऑक्सीडाइज एसिडिफाइड अगर नहीं होगा तो रिएक्शन ही नहीं होता।
अब इसका कलर चेंज क्या होता है, इस फॉर्म में इसका कलर होता है पर्पल, लेकिन ये इस फॉर्म से इस फॉर्म में चला जाता है, मतलब यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेटस की है +2, जबकि यहाँ पर होती है +7, वो हम फाइंड करके देख सकते हैं। तो जब ये किसी से इलेक्ट्रॉन छीन लेगा खुद रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है, और दूसरे को ऑक्सीडाइज कर देगा, तो उस वक्त इसका कलर चेंज जो है दैट इज कलरलेस हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से सेकंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो था हमारे पास दैट इज पोटेशियम डाइक्रोमेट, अगेन एसिडिफाइड का टर्म यहाँ पे आ रहा है पोटेशियम डाइक्रोमेट, और इसका ऑक्सीडेशन स्टेट जो है 6 है। इस फॉर्म में इसका कलर ऑरेंज है, और ये +6 से खुद चला जाता है +3 में, तो इसका कलर जो है ग्रीन हो जाता है, ठीक है। तो इसको जो है हमने मतलब मेमोराइज करने के लिए आई हैव गिवन इन ओ लेवल्स जो है ट्रिक देता हूं मैं, कि आप जो है इसको इस तरीके से याद कर लें कि ओ गॉड, ओ गॉड, गुड लिख दिया, ओ गॉड, एंड नीचे लिख रहा हूं प्लीज कम। तो आपको इससे कलर चेंज याद हो जाएगा। ये आपके पास आ गया पोटेशियम डाइक्रोमेट का कलर चेंज Cr2O7, तो इससे हो गया आपके पास ऑरेंज, इससे हो गया आपके पास ग्रीन। तो ऑरेंज टू ग्रीन कलर चेंज होता है हमारे पास पहला, ऑरेंज से ग्रीन, तो उसको हमने ओ गॉड से याद रख लिया। इस तरीके से जो मैंगनीज का कलर होता है दैट इज KMnO4, तो ये P से हमारे पास बन जाएगा पर्पल, एंड C से बन जाएगा कलरलेस। तो ओ गॉड प्लीज कम से हम इसको याद रख लेते हैं, तो हमारे पास जो है इसको मेमोराइज करने में, मतलब ये तो खैर ओ लेवल की वाली बात होगी, आपको तो यहाँ पर काफी आसानी है, आप लोगों ने याद किया हुआ इसको ऑलरेडी। तो ये दो हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। अगर हम इसको किसी सोल्यूशन में ऐड करते हैं किसी कंटेनर में, तो उस वक्त अगर कलर चेंज हो गया, इसका मतलब कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैज परफॉर्म इट्स फंक्शन, तो किसी एलिमेंट को उसने ऑक्सीडाइज कर दिया, किसी कंपाउंड को उसने ऑक्सीडाइज कर दिया, ठीक है। तो नॉन मेटल्स आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये वाली बात जो हमने यहाँ पर की थी कि नॉन मेटल्स जो होते हैं हमारे पास ये अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, ये वाली बात भी यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है जी। इस तरीके से रिड्यूसिंग एजेंट में जब आते हैं हम, तो रिड्यूसिंग एजेंट में हमारे पास दो रिड्यूसिंग एजेंट है जो कलर वाले होते हैं हमारे पास, एक पोटेशियम ब्रोमाइड और एक पोटेशियम आयोडाइड। आपको पता है कि हैलोजेंस के कलर होते हैं अपने एलिमेंटल फॉर्म में, लेकिन जब वो कंपाउंड बनाते हैं उनके कलर्स नहीं होते। तो इसके लिए हम दो चीजें यूज करते हैं। एक्चुअली रिड्यूसिंग एजेंट को क्या करना है, रिड्यूसिंग एजेंट जो है, reducing agent will help in reduction। जब दूसरों को रिड्यूस करेगा, मतलब दूसरों को इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो खुद क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा, इट्स सेल्फ गेट ऑक्सीडाइज्ड, ठीक है जी। तो रिड्यूसिंग एजेंट दूसरों को रिड्यूस करता है, खुद ऑक्सीडाइज हो जाता है। देयर आर टू रिड्यूसिंग एजेंट इन आवर सिलेबस, एंड नेम फार्मूला जो है, कलर चेंज है, सब कुछ उसको आपने याद करना होता है। तो एक आपके पास है पोटेशियम ब्रोमाइड, ठीक है। अब जो है आपको अगर कलर चेंज याद है, इनके जो कलर्स होते थे ग्रुप 7 वालों के, अगर याद है तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर हम देख लेते हैं उसको हल्का सा, कि हमारे पास एक होता है फ्लोरीन, फिर होता है हमारे पास क्लोरीन, फिर होता है हमारे पास ब्रोमीन, और फिर होता है हमारे पास आयोडीन। एसिटीन जो है रेडियो एक्टिव है, उसको हम स्टडी नहीं करते। इन दोनों के कलर तो बहुत पेल होते हैं, पेल एंड पेल, जबकि इसका कलर होता है रेड ब्राउन। और इसके 3 कलर होते हैं हमारे पास, ये कलर बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बार बार आपको ओ लेवल से करवाते हुए आ रहे हैं। सॉलिड, सॉलिड होता है, लिक्विड इसकी स्टेट नहीं होती, सब्लाइम करता है आयोडीन, और एक्वस फॉर्म होती है इसकी, एंड फिर गैशियस फॉर्म होती है। अगर गैस हो तो ये पर्पल होता है, पर्पल वेपर्स होते हैं इसके, और अगर एक्वस हो तो ये ब्राउन होता है। अब आप जो है ये बात को पक्का ठक्का समझ लें अच्छे तरीके से, कि एक्चुअली ब्राउन क्या चीज होती है, ब्राउन आयोडीन होती है, जबकि ब्रोमीन जो है वो रेडिश ब्राउन होती है, जिसको मैं यहां पर लिख देता हूं कि ये ऑरेंज भी लिखा जाता है इसको, ठीक है। तो यहां पर इस तरीके से अगर ये हमारे पास सॉलिड हो तो आयोडीन का कलर ब्लैक होता है। तो हम इन्हीं दोनों में से यूज करते हैं ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट जो है हम यहीं से उठाते हैं। तो हमारे पास पहला जो है दैट इज पोटेशियम ब्रोमाइड। अब इसमें जो है KBr है या पोटेशियम ब्रोमाइड है, इसका कलर नहीं होता, ठीक है, कंपाउंड की फॉर्म में कलर नहीं होता। जैसे ही ये अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो ये बन जाएगा ब्रोमीन, 0 में चला जाएगा, इस वक्त इसका कलर आ जाएगा रेडिश ब्राउन, ठीक जी। तो इससे हम पहचान जाएंगे कि भाई इसने काम कर दिया है, और इसका कलर चेंज भी हमें याद है कि रेडिश ब्राउन हो जाएगा। और अगर आयोडीन को मैं यूज करूंगा तो दूसरा जो है वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आयोडाइड ये होता है, इसमें एक्चुअली ये आयन जो है रिस्पॉन्सिबल होता है, ये कन्वर्ट हो जाएगा आयोडीन में। तो फिर इसमें कलर चेंज क्या आ जाएगा आपके पास, कलरलेस से या तो ब्राउन हो जाएगा अगर एक्वस है, या फिर ब्लैक हो जाएगा अगर वो सॉलिड है, या फिर वॉयलेट कलर के वेपर्स बन जाएंगे
वॉयलेट या पर्पल कलर के वेपर्स बन जाएंगे आपके पास, तो उससे हम जो है पहचान जाएंगे, तो इनके कलर चेंज ये हो जाएंगे हमारे पास। तो यहाँ पर ये हमारे पास आ गया पोटेशियम आयोडाइड, और इसमें जो है ये आपके सामने सब कुछ डिस्प्लेड है। तो ये इस फॉर्म से जब इसमें कलरलेस होता है तो यहाँ पे कन्वर्ट होगा, तो ये बन जाएगा आपके पास ब्राउन, वॉयलेट या ब्लैक। सॉलिड फॉर्म में होगा तो ऐसा होगा, गैशियस फॉर्म में होगा ऐसा होगा, और अगर एक्वस फॉर्म में हुआ आयोडीन। पायोडीन का सोल्यूशन आपने देखा होगा एंटीसेप्टिक के तौर पे यूज करते हैं, पायोडीन की बोतल होती है, जख्मों पे लगाते हैं वाउंड्स वगैरह पे हीलिंग के लिए उसको। तो उसका कलर जो है ब्राउन होता है, ठीक है, वो एक्वस होता है, उसमें अल्कोहल थोड़ी सी डाली होती है, तो वो उसका कलर आपके जेब में रह जाएगा। और वैसे आयोडीन जो है ब्लैक होती है। तो इस तरीके से अगर कलर चेंज हो गया, इसका मतलब कि वहां पर इसने काम कर दिया, अपना फंक्शन परफॉर्म कर दिया। तो इस तरीके से हम इसको पहचानते हैं। अच्छा, इसके बाद जो हमारे पास एक सोडियम थायोसल्फेट, एक नई चीज है, ये इससे पहले हमने नहीं पढ़ी थी ओलेविज में। सोडियम थायोसल्फेट एक रिड्यूसिंग एजेंट है, तीसरा रिड्यूसिंग एजेंट। ये आपको P3 में हेल्प करेगा। P3 में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं इसके ऊपर, तो उसमें आपको हेल्प करेगा। ये याद रखिएगा, रिएक्शन ही आयोडीन से करता है। ये थायोसल्फेट आयोडीन की अमाउंट को डिटेक्ट करने के लिए टाइट्रेशन वगैरह में यूज करते हैं, ठीक है जी। तो इस केस में देखिए इसका कलर क्या होगा। इसका कलर होगा आपके पास, अगर ये एक्वस है और फिर ये एक्वस बन गया, तो इसका तो कलर नहीं है ना इस फॉर्म में ना इस फॉर्म में, ये इनका कोई कलर नहीं है। तो कलर जो है वो आयोडीन का इस कलर में, इस फॉर्म में, अगर वो एक्वस था तो ब्राउन होगा, और यहां पर आ गया तो कलरलेस। तो किसी टाइट्रेशन का एंड पॉइंट देखने के लिए उसमें हम इसमें कर रहे होते हैं, तो किसी फ्लास्क में लेके जो है आयोडीन का सोल्यूशन, उसको थायोसल्फेट से जब टाइट्रेट करते हैं, तो उसका कलर आहिस्ता आहिस्ता ब्राउन से फेड होते 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 कलरलेस हो जाता है। उस वक्त जाके उसको रोकना होता है। इसमें शार्प एंड पॉइंट के लिए जो है हम इसमें स्टार्च भी ऐड कर देते हैं, स्टार्च। तो स्टार्च जो है आयोडीन के साथ वो एक कॉम्प्लेक्स बनाता है, जिसकी वजह से कलर चेंज जरा शार्प हो जाता है, ठीक है। ये वाली सारी बातें जो है ना इससे रिलेटेड जो है, ये हमारे पास प्रैक्टिकल में भी आएंगे, तो उसमें भी देख लेंगे। तो अभी फिलहाल जो है आपको आयोडाइड और ब्रोमाइड जो है उनका आपको कलर चेंज याद रखना है। तो इस पे हम छोटा सा काम जो हम ओ लेवल्स में करवाया करते थे, तो वो वाली बात जो है यहाँ पर आपको समझा दें कि इसके नीचे हम एक पेज इंसर्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं कि इस तरीके से ओ लेवल में मैंने कुछ कंटेनर बना के समझाता हूँ कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में जिस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं। ये सॉल्यूशंस हैं हमारे पास, कुछ सॉल्यूशंस हैं। ये सॉल्यूशन ए है, इस तरीके से ये सॉल्यूशन बी है, और ये सॉल्यूशन सी है। तो इसमें पहला काम मैंने ये किया कि इसमें मैंने ऐड कर दिया है इसको दो दो ट्यूब, उसमें इसके सॉल्यूशन को मैंने दो दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, इसके सॉल्यूशन को भी दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, और इसके सॉल्यूशन को भी दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, और मैंने जो है इनको कंटेन किया है टेस्ट ट्यूब में। तो ये टेस्ट ट्यूब्स बन गई इनकी, उन्हीं सॉल्यूशंस को हमने टेस्ट ट्यूब्स में ट्रांसफर कर दिया ताकि इसमें चेक कर सकें, टेस्ट कर सकें इनका। और जो है यहाँ पर मैं इसको सेपरेशन के लिए यहाँ पर लाइन खींच देता हूँ कि ये सॉल्यूशन ए के टेस्ट हो गए, ये सॉल्यूशन बी के टेस्ट हो गए, और टेस्ट ट्यूब को कंप्लीट कर देते हैं। तो ये टेस्ट ट्यूब में सॉल्यूशन आ गया, ये सेकंड टेस्ट ट्यूब थी, इसमें सॉल्यूशन आ गया, ये था इस वाले सॉल्यूशन के लिए बी सॉल्यूशन के लिए टेस्ट ट्यूब, और ये फिर सी के सिर्फ सी के लिए ये आगे हमारे पास आ गए। अब जो है पहला क्वेश्चन ये है कि इसमें मैंने ऐड कर दिया है K2Cr2O7, ठीक है। एंड इसका जो है नंबर 1, उसने कहा कि रिएक्शन हो गया, और ही सेज के पोटेशियम ब्रोमाइड ऐड किया, तो ही सेज की रिएक्शन नहीं हुआ, कुछ विजिबल चेंज नजर नहीं आया। नंबर 1 आपको बताना है कि कलर चेंज क्या हुआ इस केस में। नंबर 2 व्हाट सॉल्यूशन ए कंटेन्स, तो सॉल्यूशन ए में है क्या, ये आपको दो बातों के आंसर करना है। तो पोटेशियम डाइक्रोमेट का जो कलर होता है दैट इज ऑरेंज टू ग्रीन। अगर उससे क्या रिएक्शन हो गया, इसका मतलब ऑरेंज टू ग्रीन कलर होगा। अब अगर इसने इस ए सॉल्यूशन ने पोटेशियम डाइक्रोमेट का कलर चेंज किया है, इसका मतलब पोटेशियम डाइक्रोमेट खुद क्या चीज है, अगर ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो इसका कलर चेंज कौन कर सकता है, रिड्यूसिंग एजेंट। इसका मतलब कंटेन सॉल्यूशन ए कंटेन अ रिड्यूसिंग एजेंट।
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ रिड्यूसिंग एजेंट रिएक्शन करेगा और रिड्यूसिंग एजेंट के साथ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिएक्शन करेगा, तभी आपके पास विजिबल चेंज आएगा। इस तरीके से वो यहां पर कहता है कि मैंने इसमें ऐड कर दिया है KMnO4, कलर चेंज आ गया। सिमिलरली वो कहता है इसमें मैंने ऐड कर दिया पोटेशियम आयोडाइड एक्वस, अब भी बोला कलर चेंज आ गया। तो नंबर 1 वो कहता है कि इसका कलर चेंज क्या होगा और इसका कलर चेंज क्या होगा। तो क्या आपको इनके कलर चेंज याद है? पोटेशियम मैंगनेट का कलर चेंज हो जाएगा आपके पास पर्पल टू कलरलेस, ठीक है जी। और इससे हम बता सकते हैं कि क्योंकि ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, अगर सॉल्यूशन भी, तो इसमें हम ये बात लिख सकते हैं कि सॉल्यूशन बी हैज अ रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक, तो इससे हमें पता चल गया कि क्योंकि इसने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का कलर चेंज किया, रिड्यूसिंग एजेंट हो गया ये। इस तरीके से पोटेशियम आयोडाइड का जो कलर चेंज होगा एक्वस फॉर्म में है, तो इसका कलर चेंज पहले कुछ नहीं होता, तो कलरलेस था, कलरलेस ये बन जाएगा, आयोडीन है और एक्वस फॉर्म में आएगी तो ब्राउन हो जाएगा। अगर इसने इसका कलर भी चेंज कर दिया, क्योंकि ये एक रिड्यूसिंग एजेंट है, तो रिड्यूसिंग एजेंट का अगर कलर चेंज कर रहा है कौन सा, सॉल्यूशन बी, तो इसका मतलब कि सॉल्यूशन बी में क्या चीज है, बी हैज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इसमें यह भी पता चल गया आपको कि इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है बी में, और इस टेस्ट से पता चला कि आपको इसमें एक रिड्यूसिंग एजेंट भी है। तो इसका मतलब कि सॉल्यूशन बी जो है इसमें दोनों चीजें प्रेजेंट थी, तभी तो उसने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का भी कलर चेंज कर दिया और इसका भी चेंज कर दिया। इस तरीके से इस सॉल्यूशन में आते हैं, यहां पर हमने ऐड कर दिया K2Cr2O7, कहता है रिएक्शन नहीं हुआ, हमने कहा KBr, तो बोला रिएक्शन हो गया। तो अगर इसकी बेस के ऊपर हम इसके आंसर्स निकालने की कोशिश करते हैं तो इसके आंसर्स क्या बन जाएंगे। नंबर 1 कलर चेंज का क्या हो जाएगा, कलर चेंज इस फॉर्म में तो होता ही नहीं है, इसका कलर तो हमने लिख दिया कलरलेस। से ब्रोमीन जो है रेड ब्राउन होती है, रेड ब्राउन कलर हो जाएगा इसका। और आपको पता क्या चला, अगर इसका कलर चेंज हो रहा है तो आप इसको पहचाने क्या चीज है, ये एक खुद रिड्यूसिंग एजेंट है। अगर ये रिड्यूसिंग एजेंट है तो इसका मतलब solution C has an oxidizing agent। तो ये बात भी आपको पता चल गई कि इसमें, तो आपके पास कुछ इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं जिससे हमने पहचानना होता है। एक चीज और ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट के लिए आपसे कहता है कि आप जो है इसको पहचाने के मैग्नीशियम ऑक्साइड है और फिर हाइड्रोजन है। अच्छा ये होता नहीं रिएक्शन, एक्चुअली फैक्ट्स में होता नहीं है, तो हम चेंज कर देते हैं इसको, मैं इसको कर देता हूँ कॉपर ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। तो ये मेरे पास बन गया कॉपर एंड ये बन गया H2O। तो क्वेश्चन ये है कि यू हैव टू आइडेंटिफाई कि विच वन इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड विच वन इज अ रिड्यूसिंग एजेंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू सी कि वेदर दिस रिएक्शन इज रेडॉक्स और नॉट। सबसे पहले तो ये चेक करना है, क्योंकि क्वेश्चन तो कुछ भी हो सकता है। तो क्वेश्चन ये है, आइडेंटिफाई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट इन फॉलोइंग रिएक्शंस। एक और करवा देंगे एग्जांपल आपको। तो आप सबसे पहले चेक करें कि ये रिडॉक्स है भी कि नहीं। एलिमेंट नजर आ रहा है आपको, कंफर्म रिडॉक्स है। अब आप इसमें से इसी को देख लें कि H2 जो है कन्वर्ट हो गया किस फॉर्म में, H2 यहां पर H2O की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। तो अगर आप इसको खुद गौर से देखें तो इसने क्या किया, तो इस पे आप लोग सोचें कि इसने इस रिएक्शन में इसके साथ क्या हुआ, ऑक्सीजन गेन कर ली है। इसका मतलब कि ये खुद ऑक्सीडेशन हो रही है। जो खुद ऑक्सीडाइज हो रहा हो, ऑक्सीडाइज लिख देते हैं, ऑक्सीडाइज हो गया है। अगर खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है इसका मतलब ये एक रिड्यूसिंग एजेंट है। और इसके साथ वाला जो है कंफर्म, वो क्या होगा फिर, अगर ये रिड्यूसिंग एजेंट है तो कंफर्म ये फिर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कंफर्म होता है ऐसा। और अगर आपने इसको चेक करना है, इसको चेक कर लेते हैं, तब भी आपके पास ये बात, यही आंसर आने थे
तो मैंने इसको मार्क किया और इसको मार्क किया। अब आप इसको चेक कर लें कि इसको देखें क्या किया इसने, ऑक्सीजन लूज कर दी है। ऑक्सीजन का लूज जो है उसे हम कहते हैं कि रिड्यूस्ड हो गया। ये जो खुद रिड्यूस हो जाए क्या कहते हैं उसको? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। और उसके साथ वाला क्या होगा फिर? उसके साथ वाला फिर क्या होगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। और अगर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो दूसरा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। इसी तरीके से अगर हम जो है कोई एक और एग्जांपल भी कर लेते हैं, यहां पर आपसे कहता है कि H2, बल्कि कुछ और एग्जांपल उठाते हैं हम, मैग्नीशियम प्लस सल्फ्यूरिक एसिड गिव्स यू मैग्नीशियम सल्फेट एंड हाइड्रोजन। तो अब इसमें सल्फेट को तो कुछ नहीं हुआ। पहली बात, ये रेडॉक्स है या नहीं? यस बिल्कुल है। क्यों है? क्योंकि एलिमेंट है आपके पास दोनों साइड्स पे, मतलब एक साइड पे भी अगर आ गया तो आपको पता है कंफर्म रेडॉक्स। अब आपने इसमें किसको चेक करना है कि किसके साथ क्या हुआ। सल्फेट देखिए कॉमन है दोनों में, सल्फेट को कुछ भी नहीं हुआ, जैसा इधर था वैसे उधर है, सल्फेट को कुछ नहीं हुआ। तो आपके पास जो चीजों को चेंज आया है उसको देख लेते हैं। मैग्नीशियम यहाँ पे एलिमेंट था, ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है। हाइड्रोजन यहाँ पे एलिमेंट की फॉर्म में इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है। ये हमने बड़े आराम से लिख दी क्योंकि एलिमेंट्स थे। अब आ जाते हैं जो कंपाउंड का पार्ट बने हुए। अब किसी कंपाउंड में मैग्नीशियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होती है, ग्रुप 2 है ये, तो आप इसको गौर से देखें तो क्या हुआ इसको, ये खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है। आज जो चीज खुद ऑक्सीडाइज होती है इसका मतलब ये एक रिड्यूसिंग एजेंट होगा। और इसके साथ जो चीज बैठी है, लाजमी सी बात है, ये फिर क्या हो जाएगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये अगर रिड्यूसिंग एजेंट है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। अगर आपने ऐसे नहीं करना, आप किसी, मतलब मैंने अभी इस वक्त मैग्नीशियम को फोकस किया, अगर आप हाइड्रोजन से ही कर लेते तब भी हो जाता है आपके पास आंसर। इससे अगर मैं इसको हाइड्रोजन को चेक करता हूं, किसी कंपाउंड में हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होती है जबकि यहाँ पे 0 है। तो हाइड्रोजन को गौर से देखें तो क्या हुआ, +1 से 0 में जा रहा है, इसका मतलब गेन इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब ये खुद क्या हो रहा है? रिड्यूस्ड हो रहा है। जो चीज खुद रिड्यूस होती है उसका मतलब वो क्या होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो हमारे पास ऐसे भी कुछ क्वेश्चन आते हैं जिसमें हमसे कहता है कि आप इसमें से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पहचाने, रिड्यूसिंग एजेंट पहचाने। तो ये वाला काम भी हमें आना चाहिए। इसके लिए भी हमने 2 एग्जाम्पल आपको करवा दिए। और भी जितनी भी आएंगी एग्जाम्पल, आपको कोई मसला नहीं होगा, बड़े आराम से आप इसको कर सकते हैं। बट इसके बाद जो है हमारे पास 2 रिएक्शन हैं, एक है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और एक है डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। तो पहले हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को चेक करते हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में ये होता है कि मोर रिएक्टिव जो है वो लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस करता है। अब ये बात सबको पता है कि मोर रिएक्टिव लेस रिएक्टिव डिस्प्लेस करता है, लेकिन बच्चा कहीं पे अटक जाता है। उसकी वजह ये है कि इसमें 2 चीजें जो मैंने एलॉबरेट की हैं वो गौर से देख लें कि जो मोर रिएक्टिव है उसको एलिमेंट की फॉर्म में होना चाहिए, फिर रिएक्शन होगा। और दूसरी बात, जो लेस रिएक्टिव है अगर वो कंपाउंड या आयन की फॉर्म में होगा तब ये रिएक्शन होगा। ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगी तो फिर ये काम होगा। ये जो मैंने दोनों पॉइंट्स इसमें से निकाले हैं, ये हालांकि डेफिनेशन में लिखे हैं, दिखाता हूं कहां पे लिखे हैं। मोर रिएक्टिव एलिमेंट लिखा हुआ है, तो आपकी पहली वाली बात हो गई सेट इसमें। लेस रिएक्टिव फ्रॉम इट्स कंपाउंड, तो आपके पास ये वाली बात जो है ये भी होगी आपके पास कि लेस रिएक्टिव कंपाउंड की फॉर्म में हो। तो अगर ये 2 कंडीशन सेटिस्फाई होंगी तो रिएक्शन होगा, वरना रिएक्शन नहीं होगा। तो जरूरी नहीं कोई रिएक्शन अगर आपको रिटन में लिख के दे दिया जाए वो रिएक्शन हो जाएगा। तो आपको चेक करना होता है, क्रॉस चेक करना होता है कि ये रिएक्शन होगा या नहीं होगा। यहाँ पे मैंने कुछ रिएक्शन लिखे हैं, उनके साथ यस नो भी लिखा हुआ है। मैं कोशिश करता हूँ इनको छुप जाए। यस नो नहीं छुप रहा, चले ऐसे कर देते हैं इसको। और इसकी जो चीजें हैं मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। यहाँ पे मैंने लिख दिया कि Br2, यहाँ पे मैंने लिख दिया कि Kbr हो गया, तो यहाँ पर लिख दिया F2, और यहाँ पर लिख दिया मैंने KCl हो गया है तो NaBr कर देता हूँ। ये 3 रिएक्शन है। अब इसमें चेक करना है कि ये रिएक्शन होंगे या नहीं होंगे। अब आपके पास ये पूरे का पूरा हैलोजन की केमिस्ट्री आ रही है, और हैलोजन में मामला ये होता है, ग्रुप 7 में चले अगर हम, तो ग्रुप 7 में हमारे पास होता है फ्लोरीन टॉप पे, फिर क्लोरीन होता है, फिर ब्रोमीन होता है, और फिर आयोडीन होता है। और टॉप से बॉटम नीचे की तरफ अगर मूव करते हैं तो आपके पास रिएक्टिविटी जो है वो डिक्रीज कर रही होती है। इसका मतलब ऊपर वाले ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। इस बेस के ऊपर आप पहले वाले को अगर आइडेंटिफाई करते हैं, आप पहचाने कि ये इनमें से Cl ज्यादा रिएक्टिव है या Br ज्यादा रिएक्टिव है। ऑब्वियसली Cl ऊपर है और Br नीचे है, तो Cl इज मोर रिएक्टिव। तो मैंने इसके ऊपर लिख दिया नंबर 1
कि ये जो है हमारे पास मोर रिएक्टिव है और एलिमेंट की फॉर्म में होना चाहिए था इसको। तो ये वाली बात कि मोर रिएक्टिव जो है वो एलिमेंट की फॉर्म में होना चाहिए, है ट्रू। लेकिन यही भी बात खत्म नहीं होगी, बल्कि दूसरा भी पार्ट्स का देखना है। लेस रिएक्टिव जो है हमारे पास, ये लेस रिएक्टिव है, इसको कंपाउंड की फॉर्म में होना चाहिए था, ये है। इसका मतलब ये रिएक्शन हो जाएगा कंफर्म। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं। नीचे वाले में आते हैं। जब नीचे वाले में आते हैं हम, तो हमने इन दोनों को चेक करना है, इनमें से कौन ज्यादा रिएक्टिव है और कौन कम रिएक्टिव है। इस बेस के ऊपर कि टॉप पे होता है दिस इज मोर रिएक्टिव। अगर ये मोर रिएक्टिव, इट शुड बी इन एलिमेंटल फॉर्म। ये तो कंपाउंड है, फ्लोरीन कंपाउंड की फॉर्म में, बस आपको कुछ चेक नहीं करना, ये रिएक्शन नहीं होगा, खत्म। एक भी कंडीशन अगर सेटिस्फाई नहीं हो रही, रिएक्शन नहीं होगा। द लास्ट वन। फिर आते हैं हम यहाँ पे ब्रोमाइड भी है और क्लोराइड भी है। फिर हम इसको मार्क करते हैं, इन दोनों में से दिस इज मोर रिएक्टिव एंड दिस इज लेस रिएक्टिव। लेस रिएक्टिव को कंपाउंड की फॉर्म में होना चाहिए था, ठीक है। मोर रिएक्टिव को एलिमेंट की फॉर्म में होना चाहिए था, ठीक नहीं है, ये रिएक्शन नहीं होगा। तो अगर कंडीशन आपकी सेटिस्फाई होती है तो उससे हम पहचान जाते हैं। अगर किसी को इसके अलावा भी ओ लेवल में किस तरीके से याद किया उसको, तो उसकी बेस के ऊपर कर ले, कोई इशू नहीं है। तो हमने पहले को टिक किया है और दूसरे को क्रॉस किया है, तो इसलिए आप गौर से देखें, यहाँ पर पहला वाला यस है, दूसरे वाले नो नो है, ठीक है। तो इस बेस के ऊपर हमें पहचानना होता है कि कौन सा रिएक्शन होगा और कौन सा रिएक्शन नहीं होगा, ठीक। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब इसके बाद जो है लास्ट जो चीज है हमारे पास ओ लेवल के सिलेबस के हिसाब से, एंड दैट इज डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन क्या होता है? ऐसा रिएक्शन डिस्प्रोपोर्शनेशन होता है जिसमें सेम एलिमेंट ऑक्सीडाइज होता है और सेम एलिमेंट रिड्यूस होता है। आम हालात में ऐसा नहीं होता। नॉर्मली वन एलिमेंट गेट ऑक्सीडाइज, वन केमिकल गेट ऑक्सीडाइज, द अदर गेट रिड्यूस, नॉर्मली ऐसा होता है। लेकिन अगर कोई ऐसा रिएक्शन हो जिसमें एक ही एलिमेंट ऑक्सीडाइज हो रहा हो और वही एलिमेंट रिड्यूस हो रहा हो, उसे हम कहते हैं डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। तो मैं अगर पहले आम हालात की बात करूं, तो अगर आपके पास यहां पे मैंने लिख दिया H2 और फिर लिख दिया यहां पर O2 और फिर लिख दिया मैंने H2O, ये एक रिएक्शन हुआ। अगर आप जो है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालें, जीरो है, इसकी भी जीरो है, यहां पर आते हैं हाइड्रोजन की +1 है। अगर आप ऐसे देखें तो ये ऑक्सीडाइज हो रहा है। अगर आप ऑक्सीजन के हिसाब से देखें तो -2 में जा रहा है, इसका मतलब ये रिड्यूस हो रहा है। तो एक ऑक्सीडाइज होता है, एक रिड्यूस होता है। लेकिन डिस्प्रोपोर्शनेशन में एक ही एलिमेंट ऑक्सीडाइज भी होता है और एक वही एलिमेंट रिड्यूस भी होता है। तो इसकी जो है एग्जांपल जो है मैं यहाँ पर जरा साइड पे करवाता हूँ, आपको समझाता हूँ कि किस तरीके से ये काम चलता है। तो पेज इंसर्ट कर लेते हैं यहाँ पर हम। देखें, डिस्प्रोपोर्शनेशन की एग्जांपल देने जा रहा हूं। मैंने लिखा Cl2 और इस Cl को दो टुकड़ों में चला जाएगा, दो पार्ट्स हो जाएंगे इसके। रिएक्शन किससे करवाया मैंने? रिएक्शन मैंने करवाया है वाटर से। वाटर का एक के पास H चला जाएगा और एक के पास OH चला जाएगा। तो इससे हमारे पास जो है ये रिएक्शन हुआ। क्लोरीन जो है आपको पता है पानी में जब ऐड करते हैं तो आपके पास जो है एक तो ये चीज बनती है जिसका नाम आप सबको पता है, इसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जबकि इसका नाम जो है हमारे पास वो है क्लोरिक 1 एसिड। 1 इसलिए कह रहे हैं इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होगी। देखते हैं कि क्या हुआ क्या एक्चुअली। मैं इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालता हूं। तो क्लोरीन यहां पर 0 है। अगर यहां पर आते हैं तो सबको पता है कि इट्स -1, क्योंकि हाइड्रोजन +1 होगा। जबकि इस तरफ अगर आपको निकालनी है तो आप इस पर वर्किंग कर सकते हैं अगर करनी है आपको। तो मैं यहाँ पे वर्किंग कर देता हूँ कि मैंने लिखा HOCl जिसके ऊपर चार्ज है 0। Cl का चार्ज आपको निकालना है, X कर दिया। ऑक्सीजन का चार्ज आपको पता है -2 होता है और हाइड्रोजन का चार्ज होता है +1। अगर इसको हम सॉल्व करें तो हमारे पास आ जाएगा -1 + x = 0 एंड x हो जाएगा +1। तो इसमें आ गया आपके पास +1। अगर आप यहां से इस कन्वर्जन को देखें तो ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज कर रही है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, इसका मतलब कि रिड्यूस हो रहा है। इस तरीके से अगर आप क्लोरीन को इस तरीके से देखें तो यहां से +1 में जा रहा है, इसका मतलब ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो ऐसा रिएक्शन जिसमें एक ही एलिमेंट ऑक्सीडाइज भी हो रहा होता है और रिड्यूस भी हो रहा होता है, उसे हम कहते हैं डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। एक आध और एग्जांपल देखते हैं इसकी। अच्छा, ये जो आपके पास बना है क्लोरिक 1 एसिड,
इसका भी थोड़ा डिटेल हमें चाहिए, तो इसलिए जो है इसको हम ज़रा फोकस कर लेते हैं ज़रा, और यहाँ से इसको मैं सर्कल करता हूँ। इससे हम कहते हैं HOCl। जब ये पानी में जाता है, पानी में जाके टूट जाता है, इससे बन जाता है HNOCl नेगेटिव आयन बन जाता है, इसलिए इसको हम एसिड कहते हैं। इसका नाम क्लोरिक 1 एसिड है। अच्छा, अब इस पे आते हैं, इस पार्टिकल के फंक्शंस हैं कुछ हमारे पास सिलेबस में। नंबर 1, ये एंटीसेप्टिक होता है। एंटीसेप्टिक मतलब जर्म्स को किल करता है। अगर आपको याद हो, क्लोरीन जो है स्विमिंग पूल्स में डालते हैं, किस लिए डालते हैं? ताकि वो जर्म्स को किल करते हैं। तो इसका नाम जो है, इस पार्टिकल का जो नाम है, दैट इज क्लोरेट आयन। OCl जो होता है इसको हम कहते हैं क्लोरेट 1 आयन। इसके फंक्शंस जो हैं उनमें सबसे पहला फंक्शन, ये एक एंटीसेप्टिक होता है, इसको किल्स बैक्टीरिया। नंबर 2 इसका फंक्शन होता है, ये एक ब्लीचिंग एजेंट है। तो आपको पता है क्लोरीन जो है ब्लीचिंग एजेंट के तौर पे भी यूज करते हैं, तो उसमें एक्चुअली दिस आयन इज रिस्पॉन्सिबल। एक्चुअली व्हेन यू ऐड क्लोरीन इनटू वाटर, आप क्लोरीन को पानी में जब ऐड करते हैं तो उससे आपके पास ये दो चीजें बनती हैं। इसमें से इससे जो ये आयन प्रोड्यूस होता है, ये सारे फंक्शन कर रहा होता है। बैक्टीरिया को भी यही किल करता है और ब्लीचिंग एजेंट भी यही है। एंड आखिरी बात ये है कि इसके पास क्योंकि ऑक्सीजन है, इसे हम कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी कहते हैं इसको। ठीक, ये जो बात यहां पर आई है, इसके लिए थोड़ा सा आपको और डिटेल में एक नॉलेज दे देता हूं मैं। आपने कभी गौर किया है कि हम इसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों कहते हैं, और इसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों कहते हैं? ये दोनों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं। उसकी वजह क्या है? दे हैव ऑक्सीजन एटम्स टू फॉर ऑक्सीडेशन। जिसके पास ऑक्सीजन एटम्स होंगे वो किसी को दे देगा तो उसको ऑक्सीडाइज कर देगा। इन दोनों को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसलिए कहते हैं कि इसके पास भी ऑक्सीजन एटम है और इसके पास भी ऑक्सीजन एटम है। अब इनमें से पावरफुल कौन सा होगा? अगर पावरफुल की बात करते हैं तो आपके पास यहां पर रेशियो है 1:4 का ऑक्सीजन का, जबकि यहां पर रेशियो है 2:7 का, जिसको हम शॉर्ट कर दें तो ये बन जाएगा 1:3.5। अब ऑक्सीजन किसमें ज्यादा हो रहे हैं? ऑक्सीजन इसमें ज्यादा है या इसमें ज्यादा है? तो जिसमें ऑक्सीजन ज्यादा होंगे तो दैट विल बी पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये बात भी हम लिख देते हैं, तो दिस विल बी टर्म्ड एज पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जबकि ये भी दूसरा वाला भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इस तरीके से अगर आपसे कोई कहे आपसे कि क्या आप इस बात को मानते हैं कि दिस इज इट एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? यस। इसका आंसर क्या हो जाएगा? यस। तो आंसर में यस लिख देंगे। वजह क्या हो जाएगी हमारे पास? इट हैज ऑक्सीजन एटम्स। ऑक्सीजन एटम्स। तो ये ऑक्सीजन एटम किसी को दे सकता है, इसलिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, तो ऐसा कोई भी पार्टिकल जिसके पास ऑक्सीजन ज्यादा होंगे वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। और इस तरीके से अगर मैं आपसे कहूं कि आप इस बात को मान लें कि NH3 अब आपसे क्वेश्चन कर सकते हैं ये वाला, वाई NH3 and NaBH4 are reducing agents। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास because both have hydrogen atoms for reduction। जिसको ये देंगे हाइड्रोजन,
अगर हाइड्रोजन किसी मैं इसको हाइड्रोजन दे दूं तो ये रिड्यूस हो जाएगा। तो इस तरीके से इनके पास बहुत सारे हाइड्रोजन, जिसके पास जितने ज्यादा हाइड्रोजन उतना अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा, जिसके पास जितने कम हाइड्रोजन, तो इन दोनों में से पावरफुल कौन सा हो जाएगा? तो पावरफुल जो है अगर मैं लिखने की कोशिश करूं तो मेरे पास पावरफुल हो जाएगा NaBH4 इज पावरफुल देन NH3। उसकी वजह क्या है कि यहाँ पर 4 एटम्स हैं जबकि यहाँ पर 3 एटम्स हैं, तो जिसके पास ज्यादा होंगे वो ज्यादा प्रोवाइड कर सकता है। तो ये ऑक्सीडाइजिंग, और उसमें हम चले गए थोड़ा सा इसको और एलाबोरेट कर दिया। तो हम वापस आते हैं, तो ये क्लोरेट आयन बनता है हमारे पास, क्लोरेट आयन दिस परफॉर्म फॉलोइंग फंक्शंस। नंबर 1 एंटीसेप्टिक होता है, नंबर 2 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, और फिर ब्लीचिंग एजेंट होता है। तो हम डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन की बात कर रहे थे जिसमें सेम एलिमेंट ऑक्सीडाइज भी होता है और रिड्यूस भी होता है। एक एग्जांपल इसकी और देखते हैं, एक दो और जो हमारे पास सिलेबस में है जो आ सकती हैं, वो ये है कि एक Cl2 जो है, ये अगेन इसकी मैं प्रोपोर्शनेट कर देता हूं, इसको 2 टुकड़ों में तोड़ दिया मैंने। सिमिलरली यहां से किसी और को उठा लेते हैं, अब ब्रोमीन को उठाया मैंने, इसको मैंने 2 टुकड़ों में तोड़ दिया। नॉर्मली ग्रुप 7 वाले जो है डिस्प्रोपोर्शनेशन शो करते हैं, तो मैंने यहाँ पे ब्रोमीन लिख दिया। अब इसका रिएक्शन जो है मैंने करवा दिया है लेट्स से सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो इससे बन गया आपके पास, एक बन गया NaCl और एक बन गया आपके पास NaClO, और साथ इसके बन गया है H2O। ये आपके पास रिएक्शन हो रहा है। इस तरीके से सेकंड में मैंने इसका रिएक्शन करवा दिया KOH के साथ, इससे आपके पास बन गया KBr और फिर KBRO3 प्लस H2O। तो ये 2 रिएक्शन आपको दिए मैं, आपको सिर्फ क्या करना है, चेक करना है कि क्लोरीन के साथ क्या हुआ। तो ये एग्जाम्पल्स हैं डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन की। इसकी ऑक्सीडेशन 0 है, यहाँ पर भी इसकी 0 है क्योंकि एलिमेंट्स हैं। यहाँ पर आते हैं तो सबको पता है कि इसका -1, जबकि इसकी भी -1 हो गई। अब चेक क्या करना है आपको, चेक करनी है ऑक्सीडेशन स्टेट आपको इसकी, आपको इसमें चेक करनी है। तो यहां पर भी आप क्लोरीन की, यहाँ पे ब्रोमीन की आपको ऑक्सीडेशन स्टेट जो है चेक करनी है। तो चेक करते हैं, इस पर नेट चार्ज कितना हो गया 0, एक ऑक्सीजन की वजह से चार्ज कितना हो जाएगा -2। इस तरीके से एक क्लोरीन की वजह से चार्ज x पता नहीं है, और इधर से हमारे पास आ जाएगा चार्ज सोडियम का कितना होता है +1। इफ वी सॉल्व इट तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा +1 -2, मतलब x -1 इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू +1 हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे इस पे +1 लिख दिया। सिमिलरली यहां पर अगर आते हैं, यहां पर इसका नेट चार्ज जो है दैट इज 0, 3 ऑक्सीजन की वजह से -6 हो जाएगा। ब्रोमीन का चार्ज आपको फाइंड करना है, x कर दिया आपने, और पोटेशियम का चार्ज होता है +1। तो आपके पास हो जाएगा +1 -6 का मतलब हो गया x -5 इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल हो जाएगा आपके पास +5। तो यहाँ पे आपके पास आ गया इसका चार्ज +5। अब अगर आपने चेक करना है, चेक कर सकते हैं आप लोग बड़े आराम से। तो अगर आप इस कन्वर्जन को देखें तो पहले केस में दिस इज रिडक्शन, और जबकि यहाँ पे देखेंगे ये भी रिडक्शन हो रहा है क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी डिक्रीज कर रही है, ये इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं। इस तरीके से अगर आप इसको इस तरीके से देखें कि 0 से +1 में जा रहा है तो इसका मतलब ये ऑक्सीडाइज हो गया। सिमिलरली अगर यहाँ से देखें तो +5 में जा रहा है, इसका मतलब हो गया कि ये ऑक्सीडाइज हो गया। तो KClO3 वो कहता है कि कन्वर्ट हो गया KClO4 एंड KCl में। तो इसमें भी अगर आप गौर से देखें तो K की तो वैल्यू जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो फिक्स है और ऑक्सीजन की भी फिक्स है। क्लोरीन की अगर बात करते हैं तो क्लोरीन को आप फोकस कर लें, यहां पर क्लोरीन के साथ 3 ऑक्सीजन लगे हुए, यहां पर 4 लगे हुए, जबकि यहां पर कोई ऑक्सीजन उसके साथ है ही नहीं। तो अगर यहां से देखें तो आपके पास लॉस ऑफ ऑक्सीजन हुआ, जिसका मतलब रिडक्शन हो गया। इस तरीके से अगर आप यहां से यहां देखें तो दिस इज गेन ऑफ ऑक्सीजन, तो इसका मतलब हो जाएगा हमारे पास ऑक्सीडेशन। आप इससे भी कर सकते थे, अगर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते आप तो वो भी निकल आती। इसमें Cl की जो है दैट इज +5, जबकि यहां पे चेक करेंगे तो दैट इज +7, जबकि यहां पे चेक करेंगे तो दैट इज -1। तो आप ऐसे भी देखेंगे तो आपको वही चीज नजर आएगी
ऑक्सीजन स्टेट की बेस के ऊपर भी, इसके बेस के ऊपर भी। ठीक है बेटा, तो ये सारा जो है ओ लेवल्स से था, थोड़ा सा जो इन्हांसमेंट थी वो भी कर दी। और अब जो है लास्ट लेक्चर में जो है हम इसमें करेंगे हाफ सेल एंड फुल सेल, जो हमारे पास A2 का पार्ट है, ठीक है, और A लेवल्स का पार्ट है, तो उसको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे इंशाल्लाह कंटिन्यू। टेक केयर बेटा, अल्लाह हाफिज़।